नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में हम चैप्टर 17 भारत में कैलेंडर यानी कैलेंडर्स इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। कैलेंडर, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दीवार पर टंगा हुआ एक कागज या हमारे फोन का गूगल कैलेंडर? तारीखें, छुट्टियां, मीटिंग्स। लेकिन यूपीएससी के लिहाज से और भारत की संस्कृति को समझने के लिए कैलेंडर इससे कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा गहरी चीज है। ये सिर्फ समय मापने का एक तरीका नहीं, बल्कि हमारे समाज, धर्म और प्रशासन का आईना है। बिल्कुल सही कहा। कैलेंडर एक तरह से आप कह सकते हैं समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तय करता है कि हम कब त्योहार मनाएंगे, कब फसल बोएंगे और कब नए साल की शुरुआत करेंगे। और भारत की जो विविधता है वो इसके कैलेंडर्स में साफ झलकती है। यहाँ कोई एक सिस्टम नहीं है, बल्कि कई प्रणालियां एक साथ चलती आई। तो चलिए इसी को आज खोलते हैं। लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये कैलेंडर आखिर है क्या? स्रोत के मुताबिक ये दिनों को सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित करने का एक सिस्टम है। मतलब ये सिर्फ तारीखें याद रखने का टूल नहीं है। इसका एक सोशल पर्पस है, रिलीजियस पर्पस है, कमर्शियल पर्पस भी है। जैसे शादी की तारीख तय करनी हो तो वो एक सोशल पर्पस हो गया। हाँ, और दिवाली या ईद कब है, ये रिलीजियस पर्पस तय करता है। फिर फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा, ये कमर्शियल यूज है। और सरकार की योजनाएं या कोर्ट की तारीख है, जैसा स्रोत में लिखा है कोर्ट कैलेंडर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सब कुछ कुछ भी एक व्यवस्थित कैलेंडर के बिना संभव नहीं है। इट्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। सोर्स में एक और बात कही गई है, अ डेट इज द डेजिग्नेशन ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिक डे विद इन सच अ सिस्टम। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर कितना जरूरी है ना? बिल्कुल। बिना ये जाने कि आज 9 दिसंबर 2025 है, कुछ भी प्लान करना तो पॉसिबल है। बिल्कुल। अब आते हैं असली मुद्दे पर। भारत में इतने सारे कैलेंडर क्यों हैं? जी, और यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये तीनों सिस्टम एस्ट्रोनॉमिकल ईयर्स पर आधारित हैं, यानी खगोलीय पिंडों की, सेलेस्टियल बॉडीज की गति पर। ये कोई मनमाने सिस्टम नहीं है, बल्कि इनके पीछे पक्का साइंस और ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये 3 प्रणालियां हैं, सोलर सिस्टम, लूनर सिस्टम और लूनी सोलर सिस्टम। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम यानी सौर प्रणाली। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पूरी तरह से सूर्य की गति पर आधारित है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उससे सौर वर्ष बनता है। ज्यादातर पश्चिमी कैलेंडर्स, जैसे हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो इसी पर आधारित हैं। इसका मतलब इसमें मौसम का चक्र एकदम सटीक बैठता होगा, क्योंकि मौसम तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही बदलते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा है लूनर सिस्टम यानी चंद्र प्रणाली। ये पूरी तरह से चंद्रमा की गति पर आधारित है। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उससे चंद्रमास बनता है। तो फिर इसमें साल कैसे बनता होगा? क्योंकि चांद का साइकिल तो लगभग 29.5 दिन का होता है, तो 12 महीनों का साल तो 365 दिन से काफी छोटा हो जाएगा। यही इसका मुख्य बिंदु है। एक चंद्रवर्ष अ लूनर ईयर, एक सौर वर्ष अ सोलर ईयर से लगभग 11 दिन छोटा होता है। इसी वजह से जो त्योहार पूरी तरह से लूनर कैलेंडर पर आधारित होते हैं, वो हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर पर 10-11 दिन पीछे खिसकते जाते हैं। अच्छा, अब समझ आया। Here's where it gets really interesting. अब आते हैं तीसरे सिस्टम पर, लूनी सोलर सिस्टम। ये नाम से तो लग रहा है कि इसमें दोनों का मिक्स एंड मैच है। एकदम सही। ये एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेने की कोशिश है। इसमें महीने तो चंद्रमा की गति से तय होते हैं, लेकिन साल को सूर्य की गति के साथ तालमेल में रखा जाता है। If we connect this to the bigger picture, भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है, संतुलन बनाना। मतलब इसमें वो 11 दिन वाली गड़बड़ को कैसे ठीक करते हैं? इसे ठीक करने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना, जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं, वो जोड़ दिया जाता है। अधिक मास, हाँ सुना है। बस उसी से चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के बीच का अंतर खत्म हो जाता है, और त्योहार भी लगभग उसी मौसम में आते हैं। हमारे ज्यादातर हिंदू त्योहार जैसे दिवाली, होली इसी लूनी सोलर सिस्टम पर आधारित हैं। So what does this all mean? इसका मतलब ये है कि भारत में समय को देखने के 3 अलग-अलग नजरिए हैं, जो खगोल विज्ञान पर आधारित हैं।
एक जो सूर्य को फॉलो करता है, एक जो चंद्रमा को, और एक जो दोनों में संतुलन बनाकर चलता है। बिल्कुल। तो ये था भारत के कैलेंडर सिस्टम्स का एक बुनियादी परिचय। हमने समझा कि कैलेंडर क्या है और भारत में मुख्य रूप से सौर, चंद्र और चंद्र सौर, ये 3 प्रणालियां क्यों और कैसे काम करती हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये समझना कि कौन सा कैलेंडर किस क्षेत्र में इस्तेमाल होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये अपने आप में एक बहुत गहरी पड़ताल है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन अलग अलग सिस्टम्स ने हमारे क्षेत्रीय पहचान और त्योहारों को कैसे आकार दिया होगा। बिल्कुल। खैर, अभी तो हमें इन कैलेंडर्स के और भी पहलुओं पर गौर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सौर वर्ष यानी सोलर ईयर पर चर्चा करेंगे। जब भी हम एक साल के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सीधे एक ही नंबर आता है, 365 दिन। स्कूल का कैलेंडर, ऑफिस की छुट्टियां, जन्मदिन, मतलब सब कुछ इसी नंबर के आसपास घूमता है। लेकिन असलियत में ये इतना सीधा साधा हिसाब है नहीं। इसमें कुछ घंटे, कुछ मिनट और कुछ सेकंड का एक पेच है। सुनने में शायद छोटा लगता है, पर यही छोटा सा फर्क हमारे कैलेंडर से लेकर हमारे त्योहारों तक सब कुछ तय करता है। बिल्कुल, ये उन बारीक सच्चाइयों में से एक है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये जो अतिरिक्त 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है, यही वो वजह है जिससे हमारे मौसम और हमारा कैलेंडर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अगर ये ना होते तो कैलेंडर का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता। तो चलिए इसी दिलचस्प गणित को खोलते हैं कि आखिर ये सोलर ईयर है क्या, और ये कुछ घंटे और मिनट हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। तो सोर्स के अनुसार सोलर ईयर वो समय है जो पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर काटने में लेती है। ये तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, पर इसमें एक दिलचस्प बात लिखी है, इक्लिप्टिक के एक पॉइंट से शुरू होकर वापस उसी पॉइंट पर आना। ये इक्लिप्टिक, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स, ये क्या है? सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर घूम रही है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इक्लिप्टिक या क्रांतिवृत्त ये पृथ्वी के नजरिए से आसमान में सूरज का रास्ता है। अच्छा, पृथ्वी के नजरिए से। हाँ, जैसे हम ट्रेन में बैठे हों और बाहर के पेड़ पौधे पीछे भागते दिखते हैं, जबकि असल में हम चल रहे होते हैं। वैसे ही पृथ्वी से देखने पर लगता है कि सूरज सितारों के बीच से एक रास्ते पर चल रहा है। बस उसी काल्पनिक रास्ते को इक्लिप्टिक कहते हैं। ओके, तो ये एक तरह का रेफरेंस पाथ हो गया। बिल्कुल। और सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स वो उस रास्ते पर खास स्टॉप्स या आप कह सकती हैं मील के पत्थर की तरह हैं। मील के पत्थर। हाँ, सॉल्स्टिस साल के वो 2 दिन हैं जब या तो दिन सबसे लंबा होता है, समर सोल्स्टिस जून में, हाँ, या फिर रात सबसे लंबी होती है जो विंटर सॉल्स्टिस है दिसंबर में। और इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स साल के वो 2 दिन हैं जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ये मार्च और सितंबर में होता है। अच्छा, तो मतलब साल की गिनती तब पूरी होती है जब पृथ्वी, मान लीजिए, सबसे लंबे दिन वाले पॉइंट से अपनी यात्रा शुरू करे और पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी सबसे लंबे दिन वाले पॉइंट पर आ जाए। बिल्कुल सही। ये एक सटीक स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन तय करने जैसा है, ताकि हर साल की लंबाई बिल्कुल बराबर मापी जा सके। कि एक सौर वर्ष 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। हम लोग तो 365 दिन ही गिनते हैं। ये बाकी का 5.25 घंटे का समय कहाँ जाता है? ये तो उस दुकानदार वाले हिसाब की तरह हो गया जो हमेशा कुछ पैसे कम देता है। हाँ, और यही बकाया समय कैलेंडर में सबसे बड़ा एडजस्टमेंट करवाता है। इसी की वजह से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा। सोचिए, हर साल हम लगभग 6 घंटे नजरअंदाज कर रहे हैं। 4 साल बाद ये 6 घंटे जुड़कर कितने हो गए? 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। एग्जैक्टली, एक पूरा दिन। इसी एक अतिरिक्त दिन को एडजस्ट करने के लिए हम हर चौथे साल फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं, 29 फरवरी। ओह, तो ये है 29 फरवरी के पीछे की कहानी। मुझे हमेशा उन लोगों पर हैरानी होती थी जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को होता है। बेचारे अपना असली जन्मदिन 4 साल में एक बार मनाते हैं। कॉलेज में एक दोस्त था, सब उसे चिढ़ाते थे कि तुम तो अभी 5 साल के ही हुए हो। ये एक मजेदार उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि कैलेंडर को प्राकृतिक घटनाओं से जोड़े रखना कितना जरूरी है। अगर हम ये एडजस्टमेंट ना करें तो हमारा कैलेंडर धीरे धीरे असल मौसमों से आगे या पीछे हो जाएगा। सोर्स की एक लाइन है कि दिस सिस्टम मेंटेन्स द क्लोजेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द ईयर एंड द सीजन्स।
इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? मान लीजिए हम लीप ईयर को भूल जाए और सिर्फ 365 दिन का साल माने तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। इसे कैलेंडर ड्रिफ्ट कहते हैं। कैलेंडर ड्रिफ्ट? हाँ, अगर हम हर साल वो लगभग 6 घंटे छोड़ते जाएं, तो सिर्फ 100 साल में हमारा कैलेंडर लगभग 25 दिन आगे निकल जाएगा। 25 दिन? हाँ, और इसका असर सोचकर देखिए। जिस महीने को हम जून समझकर गर्मी की छुट्टियों का प्लान बना रहे होंगे, उस समय असल में बाहर मई वाली हल्की हल्की ठंड पड़ रही होगी। कुछ 100 सालों में ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली के समय मानसून की बारिश हो रही हो। और होली के त्योहार पर कड़ाके की ठंड? बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो पूरा सिस्टम ही उलट-पुलट हो जाएगा। किसानों के लिए तो तबाही हो जाएगी। उन्हें कैसे पता चलेगा कि बीज कब बोना है और फसल कब काटनी है, क्योंकि वो तो मौसम के हिसाब से चलते हैं, कैलेंडर की तारीखों से नहीं। सही बात है। मकर संक्रांति, जो सूरज के उत्तरायण होने का त्योहार है, उसका तो पूरा ज्योतिषीय महत्व ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे त्योहार, हमारी कृषि, हमारी छुट्टियां, यहाँ तक कि हमारा पहनावा, सब कुछ मौसम के एक चक्र से जुड़ा हुआ है। सोलर ईयर पर आधारित कैलेंडर ये सुनिश्चित करता है कि ये चक्र बना रहे और हमारा जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में चले। सोर्स में ये भी बताया गया है कि सौर वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये तो हमें पता ही है, पर क्या इसका भी कोई खास कारण है या बस ऐसे ही 12 हिस्सों में बांट दिया? हालांकि सोर्स इसकी वजह नहीं बताता, पर यह 12 महीनों का ढांचा हमें समय को व्यवस्थित करने में मदद करता है। इसने हमारे जीवन को एक लय दी है, एक रिदम। हाँ, एक रिदम। आप देखिए, बच्चों का स्कूल सेशन, ऑफिस का फाइनेंशियल ईयर, तिमाही टारगेट्स, क्वार्टरली टारगेट्स। हाँ, महीने की सैलरी, हफ्तों की प्लानिंग, ये सब इसी 12 महीनों के स्ट्रक्चर पर आधारित है। ये सिर्फ समय का बंटवारा नहीं है, ये हमारी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार बन चुका है। सही बात है। हम सोचते भी महीनों के हिसाब से। अगले महीने ये करेंगे, 2 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने की EMI बाकी है। ये 12 महीने हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गए, जो असल में पृथ्वी की एक खगोलीय यात्रा पर आधारित है। ये सोचना ही कितना कमाल का है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिसे हम एक साल कहते हैं, वो सिर्फ 365 दिनों का एक बंडल नहीं है, बल्कि पृथ्वी की एक बहुत ही सटीक और नपी तुली यात्रा है। और उस यात्रा के वो कुछ एक्स्ट्रा घंटे और मिनट ही हैं जो हमारे कैलेंडर को सार्थकता देते हैं। जीवन को उसके अनुसार ढालने की कितनी अद्भुत कोशिश की है। ये कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान और इंसानी जरूरत के बीच का एक खूबसूरत पुल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लूनर ईयर पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो हम सब सोलर ईयर के बारे में तो स्कूल से ही पढ़ते आए हैं, 365 दिन। हाँ, 1 जनवरी से शुरू, 31 दिसंबर को खत्म। बिल्कुल, हमारी नौकरियां, स्कूल, छुट्टियां, पूरी दुनिया इसी पर चलती है। लेकिन ये लूनर ईयर, ये क्या चीज है? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसमें भी 12 महीने होते हैं। हाँ, 12 महीने का ढांचा तो एक जैसा लगता है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। अच्छा। ये हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च वाले महीने नहीं है। इन्हें लूनेशंस, या जैसा सोर्स में लिखा है सिनोडिक मंथ्स कहते हैं। ये पूरी तरह से चांद की चाल पर आधारित है। सिनोडिक मंथ। हाँ, ये तो सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का शब्द हो। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। इसका मतलब क्या है आम भाषा में? देखिए, इसका मतलब बहुत ही सरल और सहज है। असल में ये समय को मापने का शायद सबसे पुराना तरीका हो सकता है। सबसे पुराना? हाँ, ये बस एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा या एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय है। अच्छा। आप बस रात में आसमान की तरफ देखिए, जब चांद पूरा गोल हो, वहां से 1 महीना शुरू हुआ। जब अगली बार वो पूरा गोल होगा, 1 महीना खत्म। वाह। हमारे पूर्वज, जिनके पास घड़ियां या डिजिटल कैलेंडर तो थे नहीं, कुछ भी नहीं था, वो बस चांद को देखकर ही महीने का हिसाब रखते थे। कितना सीधा और प्रकृति से जुड़ा हुआ तरीका है ना? अरे ये तो बिल्कुल वही बात हुई जैसे आज भी हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग त्योहारों की तारीखें चांद देखकर तय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी दादी आज भी पंचांग देखती हैं, लेकिन करवा चौथ हो या ईद, आखिरी फैसला तो चांद ही करता है। वो गूगल कैलेंडर नहीं देखती। नहीं, वो छत पर जाकर इंतजार करती हैं। हाँ। वो जो एक सवाल पूरे घर में गूंजता है, चांद दिखा क्या, वो आज भी कितना जरूरी है। पड़ोसियों को फोन जाते हैं, सब पूछते हैं एक दूसरे से। जो आज भी जिंदा है, ये कैलेंडर कागज पर नहीं, ये तो आसमान में लिखा हुआ है। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि समय का हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा से मशीनी नहीं था।
वो प्रकृति की लय से जुड़ा हुआ था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो मुझे सोर्स में मिली। जी। ये कहता है कि एक लूनर महीने की लंबाई फिक्स नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीना ठीक 30 दिन का होगा। ये 29.26 से 29.80 दिनों के बीच बदलती रहती है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हमारा कैलेंडर तो कितना प्रेडिक्टेबल है। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम एक फिक्स्ड मैकेनिकल सिस्टम के आदी हो चुके हैं। हाँ, तो ये तो है। लेकिन प्रकृति ऐसी ही होती है, थोड़ी सी वेरिएबल। चांद की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर एकदम परफेक्ट गोलाकार नहीं है, वो थोड़ी अंडाकार है, इलिप्टिकल है। इसी वजह से उसकी गति थोड़ी कम ज्यादा होती है और इसीलिए एक लूनेशन का समय भी थोड़ा सा बदलता रहता है। और इसी वजह से जब हम इन 12 महीनों को जोड़ते हैं तो एक लूनर ईयर में औसतन लगभग 354 दिन ही होते हैं। और यहीं पर इसी नंबर पर असली कहानी शुरू होती है। 354 दिन। हाँ। जबकि हमारी पूरी दुनिया, हमारे मौसम, हमारी फसलें, सब कुछ पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने पर निर्भर करता है, जिसमें लगते हैं पूरे 365 दिन। 365.25 दिन। हाँ, यानी हर साल सीधे सीधे 11 दिन का फर्क। 11 दिन। ये तो ऐसा है कि आपकी घड़ी हर रोज 2 मिनट स्लो चल रही है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे। 1-2 दिन में पता नहीं चलेगा, पर 1 महीने बाद आपकी ट्रेनें तो पक्का छूट जाएंगी। बिल्कुल। और ये छोटा मोटा फर्क नहीं है। शुरू में शायद पता न चले, लेकिन कुछ साल बीतने पर इसका असर बहुत बहुत भयानक होगा। कैसे? अगर इस 11 दिन के फर्क को हर साल ठीक न किया जाए तो सोचिए क्या होगा। हमारे सारे त्योहार अपने मौसम से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। मतलब? कुछ ही सालों में दिवाली जो हम हल्की ठंड में मनाते हैं, वो जून की चिलचिलाती गर्मी में आने लगेगी। और होली जो वसंत का प्रतीक है, वो कड़कड़ाती ठंड में या फिर अगस्त के मॉनसून में मनाई जाएगी। हाँ, घनघोर मॉनसून में। बाप रे, कल्पना करके भी अजीब लग रहा है। सोचिए आप मई की चिपचिपी गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में पसीने से तरबतर होके दिए जला रहे हैं। या फिर मूसलाधार बारिश में पिचकारी में रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो त्योहारों का पूरा फील, पूरा एसेंस ही खत्म कर देगा। मतलब सर्दियों वाली दिवाली का जो मजा है वो दियों की गर्मी और उस हल्की ठंड की कॉम्बिनेशन में है। बिल्कुल। बसंत वाली होली का मजा उस खुशनुमा मौसम में, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। त्योहार सिर्फ तारीखें नहीं होते, वो एक पूरा अनुभव होते हैं जो मौसम से, खान-पान से, माहौल से जुड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। दिवाली पर बनने वाले पकवान, होली में ठंडाई, ये सब उस मौसम के हिसाब से हैं। अगर ये सिंक से बाहर हो गया तो सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, हमारी पूरी सांस्कृतिक लय बिगड़ जाएगी। तो इस सब का मतलब इस 11 दिन के सालाना घपले को, इस मिसमैच को हमारे पूर्वजों ने ठीक कैसे किया? जाहिर है कोई ना कोई हल तो निकाला ही होगा। और उन्होंने जो हल निकाला वो बहुत शानदार है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है जिसे सोर्स इंटरकलेशन कहता है। इंटरकलेशन? हाँ, ये बस एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब है बीच में कुछ जोड़ना। बीच में कुछ जोड़ना? हाँ, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कैलेंडर में कुछ अतिरिक्त समय डाल देना। अच्छा, इंटरकलेशन। जैसे कॉलेज में सिलेबस पीछे रह जाता है तो प्रोफेसर एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। या फिर जैसे घर में वो एक मिसलेनियस दराज होता है। हाँ, जिसमें वो सारा सामान जाता है जो कहीं और फिट नहीं होता, ताकि बाकी घर व्यवस्थित लगे। वो एक तरह का एडजस्टमेंट ड्रॉअर है। मिसलेनियस दराज, वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। अच्छा, ये कैलेंडर का वही मिसलेनियस ड्रॉअर है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ घंटे या एक दिन नहीं जोड़ते। तो फिर वो एक पूरा का पूरा महीना ही जोड़ देते हैं। पूरा महीना? हाँ, इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है। सोर्स के मुताबिक ये लगभग हर 2.5 से 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास? हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। अक्सर घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस महीने में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे शादी ब्याह या गृह प्रवेश। हाँ, इसे एक तरह का बफर या एडजस्टमेंट महीना माना जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस एक धार्मिक मान्यता होगी, पर इसके पीछे इतना सटीक गणित है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये तो सबसे दिलचस्प बात है, इस सांस्कृतिक मान्यता के पीछे का गणित कितना सटीक और सुंदर है। आप देखिए, हर साल आप 11 दिन जमा कर रहे हैं। ठीक है। 2 साल में हुए 22 दिन, 2.5 साल में ये लगभग 27-28 दिन हो जाते हैं, और 3 साल में 33 दिन। तो लगभग हर 32.5 महीनों के बाद आपके पास एक पूरे महीने के बराबर का अतिरिक्त समय जमा हो जाता है। अच्छा। और बस उसी समय एक अतिरिक्त महीना कैलेंडर में जोड़कर
लूनर कैलेंडर को वापस सोलर कैलेंडर के साथ सिंक कर दिया जाता है। ये एक तरह का सिस्टम रीसेट बटन है। वाह, मतलब ये जो सांस्कृतिक नियम है कि अधिक मास में शुभ काम नहीं करते, तो शायद इसलिए बना हो ताकि लोग इस महीने को एक एक्स्ट्रा या अनशेड्यूल्ड महीने की तरह ही देखें। हाँ बिल्कुल, जो मुख्य कैलेंडर का हिस्सा नहीं है बल्कि सिर्फ एक एडजस्टमेंट टूल है, ताकि जो नियमित 12 महीनों का चक्र है उसकी पवित्रता बनी रहे। बहुत हद तक यही संभावना है। ये हमारे पूर्वजों के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि उन्हें सिर्फ चांद के चक्र की ही नहीं बल्कि सूरज के चक्र की भी उतनी ही गहरी समझ थी। और ये बहुत अनोखा है क्या? मतलब क्या और भी संस्कृतियों ने ऐसा किया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अधिक मास वाला ये सिस्टम जिन कैलेंडरों में होता है उन्हें लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं। हिंदू कैलेंडर, हिब्रू कैलेंडर, पारंपरिक चीनी कैलेंडर, ये सब लूनी सोलर हैं। अच्छा। इन सभी सभ्यताओं ने तय किया कि हमें चांद के महीने भी चाहिए और सूरज के साल भी, और दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है शुद्ध लूनर कैलेंडर का, जैसे इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। वो कैलेंडर इंटरकलेशन नहीं करता। वो इस 11 दिन के फर्क को जमा होने देता है और उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता। अच्छा। और यही वजह है कि रमजान का महीना हर साल थोड़ा पहले आता है और धीरे धीरे सारे मौसमों से गुजरता है। अच्छा, ये बात है। मैंने हमेशा सोचा था कि रमजान कभी गर्मियों में कभी सर्दियों में क्यों आता है। तो ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि उस कैलेंडर का डिजाइन ही ऐसा है। बिल्कुल, ये उसका बग नहीं, फीचर है। वाह। इसके पीछे की सोच ये है कि एक इंसान अपने जीवन काल में हर मौसम में उपवास का अनुभव करे, कभी गर्मियों के लंबे और मुश्किल दिनों में, तो कभी सर्दियों के छोटे और आसान दिनों में। ये तो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ हमें दो अलग अलग फिलोसॉफिकल अप्रोच दिखते हैं। एक कहता है हमारे त्योहार और जीवन हमेशा मौसम के साथ चलने चाहिए, इसलिए वो अधिक मास जोड़ता है। और दूसरा कहता है हमें हर मौसम में ईश्वर को याद करना और अनुभव करना चाहिए, इसलिए वो कैलेंडर को मौसमों से आजाद घूमने देता है। वाह। तो ये पूरा सिस्टम असल में चांद पर आधारित एक खूबसूरत कैलेंडर को सूरज पर आधारित प्रैक्टिकल दुनिया में चलाने का एक बहुत ही स्मार्ट जुगाड़ है। मैं इसे जुगाड़ से कहीं ज्यादा कहूंगी। ये प्राचीन ज्ञान और अवलोकन का प्रमाण है। इशारा करता है कि हमारी कई पारंपरिक मान्यताओं के पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। जरा किसानों के बारे में सोचिए। एक कृषि प्रधान समाज के लिए मौसम के साथ तालमेल बिठाना कोई शौक नहीं था, ये जिंदा रहने की शर्त थी। सही बात है। आप बाढ़ के बीच में बुवाई से पहले का कोई अनुष्ठान तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं था। क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में किसान सिर्फ चांद के फेज को ही नहीं बल्कि आसमान में उसकी पोजीशन को भी देखते थे? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था। वो देखते थे कि चांद किस नक्षत्र यानी किस तारा समूह के पास है और उसके आधार पर तय करते थे कि कौन सी फसल बोने का सही समय है। ये हाइपर लोकल क्लाइमेट स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमिकल फार्मिंग थी। ये तो कमाल है। और हम सोचते हैं कि हम आज प्रिसिजन एग्रीकल्चर की बातें कर रहे हैं। ये तो सदियों से हो रहा था। हाँ, ये मुझे वास्तुशास्त्र की याद दिलाता है। लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं, पर उसके कई नियम बहुत प्रैक्टिकल हैं। जैसे रसोई को दक्षिण पूर्व में बनाने को कहा जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। इसका साइंटिफिक कारण है कि सुबह की सूरज की किरणें वहां आती हैं जो कीटाणुओं को मारती हैं और दोपहर की तेज धूप से रसोई बची रहती है। ये बस एक क्लाइमेट सेंसिटिव आर्किटेक्चर का सिद्धांत है। बिल्कुल, या फिर आयुर्वेद में खाने पीने के जो नियम है कि इस मौसम में ये खाना चाहिए और वो नहीं। हाँ, कि गर्मियों में दही खाओ, सर्दियों में नहीं। हाँ, वो असल में सीजनल ईटिंग के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत पर ही आधारित है। आज हम उपवास रखने की परंपरा को इंटरमिटेंट फास्टिंग का फैंसी नाम देकर उसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। सही कहा। शायद हमारे पूर्वज इसे शरीर को रीसेट करने के एक तरीके के तौर पर जानते थे। ये सब प्रैक्टिकल साइंस है जिसे शायद समय के साथ परंपरा और धर्म का रूप दे दिया गया ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से आगे बढ़ता रहे। वाह। अधिक मास का ये कैलेंडर एडजस्टमेंट उसी महान परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि आसमान में देखने और जमीन पर जीने के बीच एक गहरा रिश्ता था जिसे शायद हम आज भूलते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लूनर सोलर ईयर पर चर्चा करेंगे। तो हमारे हाथ जो सोर्सेज लगे हैं उनमें एक बड़ा दिलचस्प विचार है, लूनर सोलर ईयर। सुनने में ये थोड़ा भारी टेक्निकल सा लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कोई खगोल विज्ञान की साइंस की क्लास चल रही हो। हाँ,
पर असल में ये वो चीज है जो हम सब, खासकर भारत में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, बस शायद इस नाम से नहीं जानते। सोचिए, ये एक ऐसा कैलेंडर सिस्टम है जिसमें साल तो सूरज के हिसाब से चलता है, पर महीने महीने चांद के हिसाब से। मतलब एक ही सिस्टम में दो अलग अलग घड़ियां चल रही हैं। एक बड़ी घड़ी जो साल का हिसाब रख रही है और एक छोटी घड़ी जो महीनों का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही इंजीनियस, बहुत ही समझदार सिस्टम है। देखिए, हमारे जीवन के दो पहलू हैं। एक है व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल। ओके, हमारी खेती, मौसम, स्कूल की छुट्टियां, ये सब सूरज के हिसाब से चलते हैं। सूरज हमें मौसम देता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये तय है। एक साल का मतलब है धरती का सूरज के चारों ओर एक चक्कर, यानी करीब 365 दिन। ये है सोलर साइकिल। ये हमारी जिंदगी का ढांचा है। दूसरा पहलू है सांस्कृतिक और धार्मिक। हमारे ज्यादातर त्योहार, व्रत और रीति रिवाज चांद से जुड़े हैं, जो हर रात बदलता है। हाँ, बिल्कुल। अमावस्या से पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा से अमावस्या। ये एक लूनर महीना बनाता है, जो करीब 19.5 दिन का होता है। ये हमारी जिंदगी में रंग भरता है। तो लूनर सोलर कैलेंडर इन दोनों को एक साथ साधने की कोशिश है, व्यवहार और आस्था दोनों को। अच्छा, जैसे करवा चौथ का चांद जब तक दिखे ना, तब तक पूरे घर में टेंशन का माहौल रहता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर ईद का चांद, जिसे देखकर ही त्योहार की शुरुआत होती है। ये सब चांद पर निर्भर है। तो मतलब लूनर सोलर कैलेंडर इन दोनों को एक साथ लेकर चलता है, पर ये दोनों तो सिंक में है ही नहीं। जैसा आपने कहा, एक सोलर साल 365 दिन का और 12 लूनर महीने। अगर हम 19.5 को 12 से गुणा करें तो ये तो सिर्फ 354 दिन हुए। जी। हर साल 11 दिन का गैप। ये 11 दिन कहाँ चले जाते हैं? ये तो हर 3 साल में 1 महीने का फर्क बन जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे शानदार समाधान भी। और इसका जवाब कैलेंडर को एडजस्ट करने के 2 तरीकों में छुपा है। ओके। कभी 1 महीना जोड़ा जाता है और बहुत ही दुर्लभ मामलों में 1 महीना घटाया भी जाता है। इन्हें तकनीकी भाषा में इंटरकैलेशन और सप्रेशन कहते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहले वाला इंटरकैलेशन, ये तो और भी भारी शब्द है। सुनने में लग रहा है जैसे एक केमिस्ट्री की कोई टर्म हो। तो इसका मतलब हुआ कुछ जोड़ना। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना। जैसा आपने हिसाब लगाया, हर साल लूनर कैलेंडर सोलर कैलेंडर से करीब 11 दिन पीछे रह जाता है। अगर हम इसे ऐसे ही चलने दें तो सोचिए क्या होगा। जो दिवाली हम अक्टूबर-नवंबर की हल्की गुलाबी ठंड में मनाते हैं, वो कुछ सालों में खिसक कर जून-जुलाई की भीषण गर्मी में आ जाएगी। अरे बाप रे। होली का त्योहार, जो वसंत के आने का संकेत है, वो घनघोर बारिश में आएगा। ये तो पूरा मतलब ही बदल देगा। कल्पना कीजिए कि लोहड़ी का त्योहार हम मई की गर्मी में मना रहे हैं, आग के आसपास खड़े होकर। हाँ। या वैसाखी, जो फसल कटाई का त्योहार है, वो मॉनसून के मौसम में आ रहा है, जब किसान अगली फसल बोने की तैयारी कर रहा होता है। ये तो सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी विनाशकारी होगा। एग्जैक्टली। तो इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कुछ जोड़ा जाता है। बिल्कुल। हर साल 11 दिन का गैप, तो लगभग 3 साल में ये गैप बढ़कर 33-34 दिन का हो जाता है, यानी लगभग 1 पूरा महीना। अच्छा। तो कैलेंडर को वापस सूरज के साथ यानी मौसम के साथ सिंक करने के लिए हर 2, 2.5 या 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना ही जोड़ दिया जाता है। अरे, ये तो वही अधिक मास या मलमास है जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। बिल्कुल वही। जिसमें घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई शुभ काम जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश या कोई नई बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी। मुझे आज समझ आया कि वो एक्स्ट्रा महीना आता कहाँ से है। तो ये कोई अशुभ महीना नहीं, बल्कि कैलेंडर का एक एडजस्टमेंट पीरियड है। हाँ। तो ये एक तरह का सिस्टम पैच या बग फिक्स जैसा है। जैसे कैलेंडर को हर कुछ साल में अपडेट करना पड़ता है ताकि वो क्रैश ना हो जाए। बग फिक्स, ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो इसे एक तरह का रिकैलिब्रेशन कहता, पर आपकी बात में ज्यादा दम है। ये बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा ही है, जो सिस्टम को मौसम के साथ सिंक में रखता है। और रही बात शुभ अशुभ की, तो उसके पीछे भी एक तर्क है। क्या? मान्यता यह है कि क्योंकि इस महीने को कृत्रिम रूप से जोड़ा गया है, ये प्राकृतिक चक्र का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे दुनियादारी के कामों, शादी, व्यापार, निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। तो फिर इस महीने में करते क्या है? पूरा महीना खाली तो नहीं बैठते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसे एक तरह का आध्यात्मिक बफर महीना बना दिया गया। अच्छा। लोगों को सलाह दी जाती है कि इस समय को पूजा पाठ, दान पुण्य और आत्मचिंतन में लगाएं। एक तरह से ये आपको सांसारिक भागदौड़ से 1 महीने का ब्रेक देकर खुद से जुड़ने का मौका देता है। एक स्पिरिचुअल रीसेट का महीना। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। वैसे क्या बाकी कैलेंडर सिस्टम में भी ऐसा कुछ होता है, जैसे जो कैलेंडर हम अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी तरह से सोलर है, उससे चांद से कोई मतलब नहीं। ओके। वो सिर्फ सूरज के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर का हिसाब रखता है। उसमें भी एक छोटी सी गड़बड़ है। एक चक्कर 365 दिन का नहीं, बल्कि लगभग 365.24 दिन का होता है। अच्छा। इस 0.24 को एडजस्ट करने के लिए वो हर 4 साल में सिर्फ एक दिन जोड़ते हैं, जिसे हम लीप डे कहते हैं। 29 फरवरी। उनका समाधान बहुत सरल है, पर वो सिर्फ एक ही घड़ी को फॉलो कर रहे हैं। और इस्लामिक कैलेंडर का क्या? क्योंकि उसमें तो त्योहार हर साल अलग मौसम में आते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस्लामिक कैलेंडर एक शुद्ध लूनर कैलेंडर है। वो सिर्फ चांद के 12 चक्रों का पालन करता है, जो 354 दिन में पूरे हो जाते हैं। वो सोलर साल के साथ तालमेल बिठाने की कोई कोशिश नहीं करता। इसीलिए रमजान का महीना और ईद हर साल लगभग 11 दिन पहले आ जाते हैं और धीरे धीरे सभी मौसमों से गुजरते हैं। हर सिस्टम का अपना एक उद्देश्य है। लूनर सोलर कैलेंडर का उद्देश्य था स्थिरता, कि त्योहार हमेशा सही मौसम से जुड़े रहें। Here's where it gets really interesting. तो इंटरकैलेशन का मतलब हुआ अधिक मास, एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ना। अब दूसरा शब्द था सप्रेशन। इसका मतलब तो दबाना या हटाना होता है। तो क्या कैलेंडर से कोई महीना हटा भी दिया जाता है? मतलब एक पूरा महीना गायब? ये तो और भी अजीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन ये बहुत बहुत ही दुर्लभ है। इसे क्षय मास कहते हैं। क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना। क्षय मास ये तब होता है जब एक लूनर महीने के अंदर कोई भी संक्रांति नहीं पड़ती। अब संक्रांति का मतलब है वो दिन जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जैसे मकर संक्रांति। ओके। ये कैलकुलेशन बहुत जटिल है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो कभी-कभी चांद की गति सूरज की राशि बदलने की गति के मुकाबले इतनी तेज हो जाती है कि एक पूरा लूनर महीना अमावस्या से अगली अमावस्या तक का समय बिना किसी सोलर मार्कर यानी संक्रांति के निकल जाता है। ओह। सोचिए, एक ट्रेन है जिसे हर स्टेशन पर रुकना है, पर एक बार वो इतनी तेज चली कि एक स्टेशन पूरा का पूरा स्किप कर गई। तो उस महीने का क्या होता है? उसे बस कैलेंडर से डिलीट कर देते हैं, जैसे वो कभी था ही नहीं? हाँ, एक तरह से उस महीने को क्षय यानी लॉस्ट मान लिया जाता है और कैलेंडर से हटा दिया जाता है। लेकिन ये घटना 19 से लेकर 141 सालों में एक बार होती है। 141 साल? जी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी क्षय मास का अनुभव करेंगे। मुझे याद है, मेरे दादाजी ने एक बार जिक्र किया था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी क्षय मास का अनुभव नहीं किया और उनके पिता ने भी नहीं। अरे वाह! इससे अंदाजा होता है कि ये कितनी असाधारण घटना है। बाप रे! तो ये पूरा सिस्टम एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म की तरह है। जब भी सोलर और लूनर साइकिल में ज्यादा गैप आने लगता है, तो वो या तो एक एक्स्ट्रा महीना डालकर उसे भर देता है, या बहुत रेयर केस में एक महीना हटाकर एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल। ये तो कमाल की एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग है। और आप कह रहे हैं कि ये सब सदियों पहले तय किया गया था? बिल्कुल। ये कोई 20वीं सदी का आविष्कार नहीं है। इन गणनाओं का आधार सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो हजारों साल पुराने माने जाते हैं। उन ज्योतिषियों और गणितज्ञों ने बिना किसी सुपर कंप्यूटर के सिर्फ आकाश को देखकर और गणित के सूत्रों से समय की इतनी गहरी समझ विकसित की। तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, एक पूरी फिलॉसफी है। निश्चित रूप से। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक दर्शन है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि प्रकृति के 2 अलग-अलग रिदम हैं और उनसे लड़ने के बजाय उनके साथ तालमेल बिठाना ही समझदारी है। हाँ? ये सिस्टम परफेक्शन का दावा नहीं करता, बल्कि निरंतर एडजस्टमेंट की जरूरत को स्वीकारता है, जो अपने आप में एक बहुत गहरी बात है। So what does this all mean? इसका मतलब ये है कि ये जो पंचांग हम इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ तारीखों की एक सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हजारों सालों की ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमी और गहरी समझ का नतीजा है। ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जो धर्म को, मौसम को, खेती किसानी को और खगोल विज्ञान को एक साथ एक ही धागे में पिरोता है। ये सिर्फ समय बताने का तरीका नहीं है,
ये समय के साथ जीने का तरीका है। ये बात एकदम सटीक है। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि दिवाली हमेशा हल्की ठंड में आए, होली हमेशा वसंत में और छठ पूजा हमेशा उस मौसम में जब नदियां शांत हों। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सिस्टम है। ये पूरा एडजस्टमेंट का सिस्टम, कभी कुछ जोड़ना कभी कुछ घटाना, ये सिर्फ कैलेंडर के बारे में नहीं है। ये जिंदगी का एक रूपक, एक मेटाफर भी लगता है ना। हम भी तो अपनी जिंदगी में लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, काम और परिवार के बीच, सपनों और हकीकत के बीच, अपने लिए समय निकालने और दूसरों की जिम्मेदारियों के बीच। ये एक बहुत गहरा नजरिया है। हालांकि मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कैलेंडर ये भी सिखाता है कि ये एडजस्टमेंट नियमों पर आधारित हैं, मनमाने नहीं। सही बात है। जिंदगी में भी संतुलन बनाने के लिए हमें अपने कुछ उसूल तय करने पड़ते हैं, वरना हम सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया देते रह जाएंगे। बिल्कुल। कभी कभी हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, तो हमें एक अधिक मास की तरह एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, चाहे वो देर रात तक जागकर काम करना हो या कोई नई स्किल सीखना। और कभी कभी, बहुत रेयरली, हमें ये एहसास होता है कि कोई चीज हमारी जिंदगी में फिट ही नहीं हो रही, कोई आदत या कोई रिश्ता, तो उसे क्षय मास की तरह छोड़ना पड़ता है, उसे सप्रेस करना पड़ता है ताकि हम वापस ट्रैक पर आ सकें। सही। शायद ये कैलेंडर हमें यही सिखाता है कि संतुलन कोई स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। बहुत सुंदर नजरिया है। ये सिर्फ समय को मापना नहीं है, बल्कि समय के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना है। ये कैलेंडर सिर्फ ये नहीं बताता कि आज कौन सी तारीख है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि हम एक बड़े कॉस्मिक रिदम का हिस्सा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सौर मास पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऊपर से जितना सिंपल लगता है, अंदर से उतना ही गहरा है। हाँ, मतलब जब हम सौर मास कहते हैं तो बेसिकली हम सूर्य की यात्रा की बात कर रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। भारत में टाइम कैलकुलेशन के दो मेन सिस्टम हैं। एक चंद्रमास जो चंद्रमा पर बेस्ड है, और दूसरा सौर मास जो सूर्य की गति पर। और सौर मास मतलब वो टाइम जो सूरज को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगता है। हाँ, करीब करीब 30.4 डेज। और यही वो 12 राशियां हैं जिनके नाम हम सब जानते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन। ये तो हम रोज सुनते हैं, पर इन्हें बस एक एक करके गिनने के बजाय क्या इन्हें समझने का कोई बेहतर, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है, और बिल्कुल है। सबसे अच्छा तरीका है इन्हें 4 मूल तत्वों में बांटकर देखना। 4 एलिमेंट्स, मतलब अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। जी, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। हर एलिमेंट में 3 राशियां आती हैं, और ये हमें एक पूरा पैटर्न, एक कहानी दिखाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तो एक एक करके नहीं, बल्कि ग्रुप्स में समझते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं सबसे डायनामिक तत्व से, अग्नि यानी फायर। फायर साइंस। हाँ, मेष, सिंह और धनु। इनमें एक ऊर्जा होती है, जुनून, आत्मविश्वास और एक्शन लेने की इच्छा। ये वो लोग हैं जो चीजों को शुरू करते हैं। द इनिशिएटर्स। समझ गया। तो अग्नि की पहली चिंगारी कौन सी है? वो है मेष यानी एरीज। इसे कार्डिनल फायर साइन कहते हैं। कार्डिनल मतलब? जो शुरुआत करे। बिल्कुल। मेष राशि चक्र की भी पहली राशि है। ये प्रकृति के जागने का समय है, लंबी सर्दियों के बाद। इसीलिए मेष में वो रॉ, अनस्टॉपेबल एनर्जी होती है, एक नई शुरुआत का जबरदस्त जोश। मतलब ये वो दोस्त है जो हर न्यू ईयर पे सबसे एम्बिशियस रेजोल्यूशन लेता है। इस साल 6 पैक एब्स, स्टार्टअप लॉन्च और एवरेस्ट बेस कैंप तीनों करके रहूंगा। हाँ, बिल्कुल। पर चैलेंज यही है, क्या वो शुरुआती जोश टिकता है? हाँ, क्योंकि चिंगारी भड़कती तो तेजी से है, पर बुझ भी सकती है। एग्जैक्टली। मेष की ऊर्जा एक स्प्रिंट रनर जैसी है, मैराथन रनर जैसी नहीं। वो पहल करने में माहिर है, लेकिन फॉलो थ्रू में कभी कभी कमी रह जाती है। वो सोचते कम है, करते ज्यादा है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा, तो अगर मेष एक चिंगारी है, तो अग्नि का अगला रूप है सिंह यानी लियो। ये है फिक्स्ड फायर साइन। फिक्स्ड मतलब स्थिर। हाँ, अगर मेष एक चिंगारी है, तो सिंह अलाव की वो मजबूत आग है जिसके चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं। इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, और सूर्य की तरह ही सिंह राशि में एक नेचुरल लीडरशिप और चमक होती है। यहाँ पर वो सेंटर ऑफ अटेंशन वाली बात आती है ना, कि ग्रुप फोटो में हमेशा बीच में खड़े होंगे। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या ये सिर्फ ईगो है
या इसके पीछे कुछ और भी है? ये अच्छा पॉइंट है। हम अक्सर सिंह के ईगो की बात करते हैं, पर उनकी गर्मजोशी और उदारता को भूल जाते हैं। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, एक डेवलप्ड लियो बहुत जेनरस और लॉयल होता है। मतलब वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल, हाँ, उन्हें अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, वो उनकी ऊर्जा का फ्यूल है। तो एक आग जो शुरू होती है यानी मेष, और एक आग जो स्थिर रहती है यानी सिंह, इस तिकड़ी की तीसरी आग कैसी है? तीसरी है धनु, सैजिटेरियस। हम्म। ये म्यूटेबल फायर साइन है। म्यूटेबल, मतलब बदलने वाली, फैलने वाली। जी, ये जंगल की आग की तरह है, जो ज्ञान और अनुभव की खोज में दूर दूर तक फैलती है, या एक तीर की तरह जो किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर जा रहा है। ये तो हमारे ग्रुप का वो ट्रैवलर हुआ जिसका मोटो है बस बैग उठाओ और निकल जाओ, जिसे फ्रीडम सबसे ज्यादा प्यारी है। बिल्कुल सही पकड़ा। उनका फोकस बाहरी दुनिया पर होता है, एडवेंचर, ट्रैवल, फिलॉसफी। लेकिन सिंह और धनु दोनों में कॉन्फिडेंस तो झलकता है, पर एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? एक को स्पॉटलाइट चाहिए, दूसरे को खुला आसमान। क्या बात है, बिल्कुल। सिंह का आत्मविश्वास पर्सनल है, मैं कौन हूं। धनु का आत्मविश्वास फिलोसॉफिकल है, ये दुनिया क्या है। इसीलिए सिंह लीडरशिप में मिलेगा और धनु किसी पहाड़ पर लाइफ का मतलब खोजते हुए। ठीक है, तो अग्नि तत्व की ऊर्जा को समझने के बाद अब जरा जमीन पर उतरना चाहिए। बिल्कुल, अब आते हैं पृथ्वी तत्व यानी अर्थ साइंस पर। वृषभ, कन्या और मकर। जहां आग बाहर की तरफ जाती है, पृथ्वी की एनर्जी स्टेबल होगी। स्टेबल, प्रैक्टिकल और अंदर की ओर। ये लोग धैर्यवान होते हैं और भौतिक दुनिया को बनाने और संवारने में यकीन रखते हैं। तो इस ग्रुप की शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है वृषभ यानी टॉरस से। ये फिक्स्ड अर्थ साइन है, मजबूत, स्थिर और जमीन से जुड़ा हुआ। इसका प्रतीक बैल है, तो मतलब स्टबर्ननेस की बात तो पक्की होगी। हाँ, वो तो है। उनमें एक ठहराव होता है, वो जल्दबाजी में यकीन नहीं करते, वो चीजों को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बनाते हैं। और यहीं से वो मैंने कह दिया बस कह दिया वाला एटीट्यूड आता है ना। हाँ, पर क्या ये हमेशा एक नेगेटिव ट्रेट है? नहीं, ये पर्सपेक्टिव की बात है। जिसे हम स्टबर्ननेस कहते हैं, वो असल में उनकी रिलायबिलिटी है, उनका पेशेंस है। अच्छा। वो अपने वादे के पक्के होते हैं। हाँ, वो बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी कंफर्ट और सिक्योरिटी बहुत प्यारी होती है। तो वृषभ स्थिरता बनाए रखता है, पृथ्वी तत्व का अगला रूप। अगला रूप है कन्या यानी वर्गो। ये म्यूटेबल अर्थ साइन है। म्यूटेबल अर्थ, इसका क्या मतलब हुआ? अगर वृषभ जमीन है, तो कन्या उस जमीन पर की जाने वाली खेती है, जिसमें चीजों को सुधारा जाता है, बेटर बनाया जाता है, परफेक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली। कन्या का मूल स्वभाव है एनालिसिस, व्यवस्था बनाना और सेवा करना। और इसीलिए उन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। वो दोस्त जो गोवा ट्रिप की प्लानिंग भी एक्सेल शीट बनाकर करता है। हाँ, बिल्कुल। पर हर चीज को इतना एनालाइज करना, हर डिटेल में घुसना, कभी-कभी उन्हें बड़ी तस्वीर देखने से रोकता है। हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। हो सकते हैं। वो हमारे मिडिल क्लास घरों की माँओं की तरह हैं, जिन्हें हर चीज अपनी जगह पे चाहिए, चादर पर एक भी सिलवट नहीं। पर इंटेंशन तो कंफर्ट क्रिएट करना ही होता है। सही बात है। तो हमारे पास एक स्थिर पृथ्वी है वृषभ, और एक पृथ्वी जो चीजों को परफेक्ट कर रही है कन्या। इस ग्रुप का तीसरा सदस्य क्या करता है? तीसरा है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। ये है कार्डिनल अर्थ साइन। कार्डिनल अर्थ। तो ये पृथ्वी तत्व को शुरू करता है। हाँ, ये पृथ्वी को स्ट्रक्चर देता है, उस पर इमारत खड़ी करता है। मकर राशि एम्बिशन, अनुशासन और बड़े लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ी है। इसका प्रतीक तो सी गोट है ना? वो बड़ा यूनिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। बकरी का हिस्सा पहाड़ चढ़ने की मेहनत को दिखाता है। वो धीरे धीरे बिना रुके चोटी तक पहुंचना चाहते हैं। और मछली का निचला हिस्सा? वो भावनाओं की गहराई और इंट्यूशन को दिखाता है। मतलब मकर सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होते, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक गहरी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। वो सिस्टम बनाने में यकीन करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो अगर हम मेष के एम्बिशन की तुलना मकर से करें, तो एक रॉकेट की तरह है जो तुरंत उड़ता है, और दूसरा एक स्काईस्क्रेपर की तरह जो मंजिल दर मंजिल मजबूती से खड़ा होता है। इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। बिल्कुल, दोनों का लक्ष्य ऊपर पहुंचना है, पर रास्ते और तरीके बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, आग के जुनून और धरती की हकीकत के बाद अब शायद हवा में उड़ने का वक्त है। बिल्कुल। अब आते हैं वायु तत्व यानी एयर साइंस पर। मिथुन, तुला और कुंभ। विचारों की दुनिया, कम्युनिकेशन,
सोशल कनेक्शंस। एग्जैक्टली। इंटेलेक्ट। ये लोग सोचते हैं, बात करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। तो हवा का पहला झोंका कौन है? वो है मिथुन, यानी जेमिनाई। ये म्यूटेबल एयर साइन है, हवा की तरह ही जिज्ञासु, तेज और हमेशा बदलता हुआ। जिनकी ड्यूअल पर्सनालिटी की बड़ी चर्चा होती है। हाँ, वो असल में एक ही समय में कई पर्सपेक्टिव्स को देखने की उनकी कैपेसिटी है। उनका दिमाग एक साथ कई ट्रैक्स पर दौड़ सकता है। ये तो वो दोस्त है जो एक ही कॉन्वर्सेशन में पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अ न्यू नेटफ्लिक्स शो और फिलॉसफी सब पर बात कर सकता है। लेकिन क्या वो कभी-कभी सुपरफिशियल नहीं लगते? ये उनका चैलेंज हो सकता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली बात। राइट। लेकिन उनकी ताकत उनकी अडेप्टेबिलिटी है। वो सोशल बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, तो मिथुन जानकारी को फैलाता है। वायु का अगला रूप? अगला है तुला, यानी लीब्रा। ये कार्डिनल एयर साइन है। कार्डिनल एयर। ये हवा का वो रूप है जो संतुलन बनाता है। अगर मिथुन आई थिंक है तो तुला वी थिंक है। इनका फोकस रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय पर होता है। और शायद इसीलिए डिसीजन लेने में इतना वक्त लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो सबको खुश करना चाहते हैं। ये घर की लड़ाई में वो पीस मेकर बन जाते हैं, जो कहते हैं अरे छोड़ो ना, आप भी सही हो और आप भी सही हो। कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। हाँ, पर इसका पॉजिटिव साइड ये है कि वो बहुत डिप्लोमेटिक और चार्मिंग होते हैं। उन्हें सोशल ग्रेसेस के लिए जाना जाता है। तो मिथुन विचारों को जोड़ता है, तुला लोगों को। इस ग्रुप का तीसरा सदस्य कुंभ क्या करता है? कुंभ यानी एक्वेरियस फिक्स्ड एयर साइन है। ये हवा का वो रूप है जो भविष्य की तरफ देखता है। भविष्य की तरफ? हाँ, ये एक विचार या एक आदर्श पर फिक्स्ड हो जाता है। ये मानवता, सामाजिक सुधार और इनोवेशन से जुड़ा है। इसका प्रतीक है द वाटर बेरर। वाटर बेरर? ये तो कंफ्यूजिंग है एयर साइन पर प्रतीक पानी का? क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि ज्ञान, चेतना और नई सोच को मानवता के लिए उड़ेल रहा है। अच्छा। कुंभ राशि वाले क्रांतिकारी होते हैं। वो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, परंपराओं को तोड़ते हैं। वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, भेड़ चाल से नफरत करते हैं, लेकिन उनका गोल हमेशा कलेक्टिव गुड होता है। यहाँ एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। अकेले चलना पसंद करते हैं पर सोचते पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में है। यही कुंभ की खासियत है। वो इमोशनली डिटैच्ड रहकर तर्क और लॉजिक के आधार पर दुनिया को बेहतर बनाने की सोचते हैं। वाह, अग्नि, पृथ्वी, वायु, तीनों तत्वों की यात्रा बहुत मजेदार रही। अब आखिरी और शायद सबसे मिस्टीरियस तत्व बचा है। हाँ, अब हम आते हैं जल तत्व यानी वाटर साइंस पर। कर्क, वृश्चिक और मीन। इमोशंस, इंट्यूशन, वो सब चीजें जो सतह के नीचे होती हैं। बिल्कुल, ये राशियां महसूस करती हैं, तर्क नहीं करती। तो भावनाओं के समंदर की पहली लहर कौन सी है? पहली लहर है कर्क यानी कैंसर। ये कार्डिनल वाटर साइन है। ये भावनाओं को शुरू करता है, नर्चर करता है, परिवार बनाता है। और इसका प्रतीक केकड़ा है, बाहर से सख्त, अंदर से नर्म। जी, कर्क राशि वाले भी ऐसे ही होते हैं। वो अपने और अपने प्रियजनों के चारों ओर एक इमोशनल प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर रखते हैं। बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह। बाहर से सख्त दिखेंगे पर अंदर से फिक्र होती है कि खाना खाया या नहीं। पर क्या ये प्रोटेक्टिव नेचर कभी-कभी पोजेसिवनेस बन सकती है? बिल्कुल। उनका गहरा इमोशनल अटैचमेंट उन्हें इनसिक्योर बना सकता है और वो लेट गो करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। कर्क के बाद जल का अगला रूप, वो तो और भी इंटेंस माना जाता है। वो है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। ये फिक्स्ड वाटर साइन है। फिक्स्ड वाटर? अगर कर्क नदी का बहता पानी है तो वृश्चिक गहरे ठहरे हुए कुएं का पानी है जिसके अंदर न जाने कितने राज दबे हैं। इनकी भावनाएं बहुत तीव्र और गहरी होती हैं। और इसीलिए वो इतने मिस्टीरियस लगते हैं। वो दोस्त जिसके बारे में आपको सालों बाद भी लगता है कि आप उसे बस 10% ही जानते हैं। सही कहा। ये ट्रूथ और इमोशनल ऑनेस्टी की उनकी जरूरत से आता है। वो फेक या सुपरफिशियल कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ऑल और नथिंग वाले लोग हैं। हाँ, या तो बहुत गहरा प्यार करेंगे या बिल्कुल नहीं। और यही इंटेंसिटी उन्हें बहुत लॉयल दोस्त और उतना ही खतरनाक दुश्मन बनाती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के साइन हैं। तो कार्डिनल वाटर यानी कर्क इमोशनल बॉन्ड बनाता है। फिक्स्ड वाटर यानी वृश्चिक उसे गहरा करता है। तो फिर म्यूटेबल वाटर क्या करता है? म्यूटेबल वाटर है मीन यानी पाइसीज। इसका प्रतीक है दो मछलियां जो विपरीत दिशाओं में तैर रही हैं। हाँ,
ये जल तत्व का वो रूप है जो समंदर की तरह लिमिटलेस हो जाता है। मीन राशि चक्र की आखिरी राशि है और इसमें बाकी सभी 11 राशियों की थोड़ी थोड़ी समझ होती है। द ड्रीमर, हमारे ग्रुप का वो आर्टिस्ट या पोएट जो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। दो मछलियों का क्या मतलब है? एक हकीकत की दुनिया में और दूसरी सपनों की। बिल्कुल, वो लगातार फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल या इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच तैरते रहते हैं। वो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों का दर्द ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो उनका अपना हो। तो क्या इसका मतलब है कि वो रियलिटी से भागते हैं? एस्केपिज्म? ये एक खतरा हमेशा बना रहता है। जब दुनिया उन्हें बहुत कठोर लगती है तो वो अपनी कल्पना की दुनिया में एस्केप ढूंढते हैं, लेकिन जब वो अपनी सेंसिटिविटी को चैनल करते हैं तो वो बेहतरीन आर्टिस्ट, हीलर या स्पिरिचुअल गाइड बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सौर कैलेंडर सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा के इन 4 रूपों की एक पूरी कहानी है जो साल भर चलती है। बिल्कुल, इसकी सबसे गहरी बात यही है। ये सिस्टम हमें दिखाता है कि समय लीनियर नहीं, साइक्लिकल है और हम सब उस बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। ये जीवन के अलग-अलग रूपों को समझने का एक नक्शा है। चलिए, ये तो ही सौर मास और उससे जुड़ी राशियों की बात। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लूना मंथ पे चर्चा करेंगे। जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। बिल्कुल 30 या 31 दिन। हाँ, 30 या 31 दिन और साल खत्म। मतलब बहुत सिंपल है। जी। लेकिन अगर आप अपने घर में अपनी मम्मी से, पापा से या दादा दादी से पूछें तो उनका एक अलग ही कैलेंडर चलता है। सही बात है। वो पूर्णिमा, अमावस्या, तीज त्योहारों की बात करते हैं। वो कहते हैं अरे इस पूर्णिमा को ये काम करना है या अगली अमावस्या तक ये हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ये सब कुछ चांद के हिसाब से चलता है। तो ये लूना मंथ आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? क्योंकि ये कोई पुरानी भूली बिसरी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्सेस साफ साफ बताते हैं कि इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में आज भी यही सिस्टम फॉलो होता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं कि हमारी घड़ियों और फोन के कैलेंडर के पीछे एक और कैलेंडर कैसे चल रहा है जो हमारी जिंदगी को शायद ज्यादा कंट्रोल करता है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि समय को देखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। लूनर मंथ का पूरा कॉन्सेप्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चांद के घटने और बढ़ने पर आधारित है। हर रात चांद का आकार थोड़ा बदलता है, एक पूरी साइकिल पूरी करता है। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि महीना कब खत्म होगा, इसके 2 मुख्य पॉइंट्स हैं। अच्छा। या तो अमावस्या, यानी जब चांद आसमान में बिल्कुल नहीं दिखता, या फिर पूर्णिमा, जब चांद पूरा गोल अपनी पूरी शान में होता है। ओके। और यहीं से, बस इसी एक पॉइंट से 2 अलग-अलग सिस्टम्स की शुरुआत होती हैं जो एक ही आसमान को देखकर समय का हिसाब अलग-अलग तरीके से लगाते हैं। अच्छा, तो यहीं से वो 2 सिस्टम आते हैं जिनके बारे में हमारे सोर्सेज में बताया गया है, अमांत और पूर्णिमांत। जी। सुनने में बड़े भारी, मतलब संस्कृत जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका लॉजिक बहुत सिंपल होगा। बिल्कुल, लॉजिक बहुत सीधा है, लेकिन इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो काफी गहरी है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कोई हफ्ते की शुरुआत रविवार से मानता है और कोई सोमवार से। हाँ, सही बात है। जो कॉर्पोरेट जॉब में है उसके लिए हफ्ता सोमवार से शुरू होता है और वीकेंड शनिवार रविवार को आता है। लेकिन पारंपरिक कैलेंडर में हफ्ता रविवार से शुरू होता है। दिन तो वही 7 हैं, बस शुरुआती पॉइंट अलग है। अच्छा। अमांत और पूर्णिमांत भी कुछ ऐसा ही है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है। ठीक है, तो पहले अमांत सिस्टम को पकड़ते हैं। नाम से क्या पता चलता है? अम और अंत। आपने सही पकड़ा, नाम को ही तोड़ते हैं। अम यानी अमावस्या और अंत। ओके। अमांत का मतलब है अमावस्या पर अंत। इस सिस्टम को मानने वाले लोगों के लिए महीना उस दिन खत्म होता है जब अमावस्या होती है, यानी जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। अरे एक मिनट, तो जिस दिन हम दिवाली मनाते हैं, जो कि कार्तिक महीने की अमावस्या को होती है, उस दिन वो महीना टेक्निकली खत्म हो जाता है। मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं। हम तो दिवाली को एक नई शुरुआत की तरह मनाते हैं, नए कपड़े, नया साल, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से वो एक साइकिल का एंड पॉइंट है। हाँ, और यही तो इसकी खूबसूरती है। दिवाली एक तरह से कार्तिक महीने का ग्रैंड फिनाले है। वाह। एक साइकिल का अंत और दूसरे की शुरुआत का उत्सव। और अगर महीना अमावस्या पे खत्म हो रहा है तो जाहिर है कि वो शुरू कब होगा? लॉजिकली अगले ही दिन से। बिल्कुल,
अमावस्या के ठीक अगले दिन से, जब अंधेरा अपने पीक पर होता है, उसके अगले दिन से एक नई शुरुआत होती है। और अमावस्या के बाद तो चांद धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा दिखने लगता है, मतलब रोशनी बढ़ने लगती है, जी, जिसे हम शुक्ल पक्ष या सोर्स की भाषा में ब्राइट फोर्टनाइट कहते हैं। तो अमान सिस्टम में महीने की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव उजाले वाले फेस से होती है। एकदम सही। ये अपने आप में एक फिलॉसफी है, अंधेरे के बाद उजाले की तरफ बढ़ना। बिल्कुल। इस सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है। महीने की शुरुआत शुक्ल पक्ष से होती है, ये सफर धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा पर जाकर अपने पीक पर पहुंचता है, जब चांद पूरा होता है। अच्छा, वो महीने का क्लाइमैक्स होता है। हाँ, वो महीने का क्लाइमैक्स है। फिर पूर्णिमा के बाद चांद घटना शुरू होता है, जिसे कृष्ण पक्ष यानी डार्क फोर्टनाइट कहते हैं, और ये साइकिल अमावस्या पर जाकर महीने को खत्म करती है। तो ये एक पूरी कहानी है, एक उम्मीद भरी शुरुआत, एक शानदार क्लाइमैक्स और फिर धीरे धीरे अंत की तरफ एक शांत सफर। ठीक है, ये अमांत वाला सिस्टम तो समझ आ गया, शुरुआत उजाले से, अंत अंधेरे पर। तो फिर ये पूर्णिमांत सिस्टम क्या है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इसका एंड पूर्णिमा पर होता होगा, जब चांद फुल होता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, पूर्णिमा अंत। ओके। इस सिस्टम में महीना पूर्णिमा के दिन खत्म होता है, जैसे शरद पूर्णिमा, जिसे साल की सबसे खूबसूरत रातों में से एक माना जाता है। हाँ। या फिर होली, जो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इन जगहों पर वो दिन महीने का आखिरी दिन होता है। तो अगर महीना पूर्णिमा को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो शुरू होगा पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से। जी। और पूर्णिमा के अगले दिन से तो चांद घटना शुरू हो जाता है, मतलब महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। हाँ, जिसे सोर्स में डार्क हाफ कहा गया है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? मतलब वो उजाले से शुरू कर रहे थे, जो एक ऑप्टिमिस्टिक स्टार्ट है, और ये अंधेरे की तरफ जाने वाले फेज से शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें सिर्फ कैलेंडर नहीं, बल्कि कल्चरल वर्ल्ड व्यू के बारे में बताता है। अच्छा। एक सिस्टम कहता है कि महीने की शुरुआत तब होगी जब रोशनी बढ़नी शुरू हो, एक नई उम्मीद के साथ। दूसरा सिस्टम कहता है कि महीना तब शुरू होगा जब रोशनी अपने चरम पर पहुंचकर ढलना शुरू करे। मतलब जब चीजें शांत हो रही होती हैं? हाँ, जब चीजें शांत हो रही होती हैं। ये पेसिमिस्टिक नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता के बाद की स्थिति से शुरुआत माना जा सकता है। जैसे एक बेहतरीन फिल्म देखने के बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, वो ख्याल आपके साथ रहता है। बिल्कुल वही। पूर्णमंत सिस्टम की शुरुआत उसी पूर्णता के एहसास के साथ होती है। एक कहानी की शुरुआत सुबह से करता है, दूसरा शाम से, पर दिन तो दोनों में 24 घंटे का ही होता है। मतलब सोच के देखो, एक ही देश में, शायद एक ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में, कुछ लोग महीने की शुरुआत शुक्ल पक्ष से कर रहे हैं और कुछ लोग कृष्ण पक्ष से। क्या इसका कोई रीजनल पैटर्न है? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि देश के कुछ खास हिस्सों में एक सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है? हाँ, बिल्कुल है। और ये बहुत आकर्षक पैटर्न है। हमारे सोर्सेज भी इस तरफ इशारा करते हैं। मोटे तौर पे अमांत सिस्टम दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में ज्यादा प्रचलित है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वहीं पूर्णिमांत सिस्टम ज्यादातर उत्तर भारत में फॉलो किया जाता है। ओके, मतलब यूपी, बिहार। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान वगैरह। ये जो रीजनल डिवाइड है, ये अपने आप में इतिहास की कहानी कहता है कि कैसे अलग अलग साम्राज्यों और सांस्कृतिक धारणाओं ने समय को देखने के अपने अपने तरीके अपनाएं और फैलाएं। ये तो कमाल की बात है। पर अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए। कैसा कंफ्यूजन? अगर गुजरात में महीना अमावस्या के बाद शुरू हो रहा है और यूपी में पूर्णिमा के बाद, तो दिवाली तो अलग अलग दिन होनी चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता, दिवाली तो पूरे देश में एक ही दिन होती है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब तिथि में छिपा है। तिथि? जी। त्योहार महीने के स्टार्ट या एंड पॉइंट से नहीं, बल्कि उस महीने की एक खास तिथि और पक्ष से तय होते हैं। अच्छा। जैसे गणेश चतुर्थी हमेशा भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को होगी। अब चाहे आप अमांत सिस्टम फॉलो करें या पूर्णिमांत, भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष तो एक ही समय पर आएगा। बस किसी के लिए वो महीने के पहले 15 दिनों में पड़ेगा और किसी के लिए महीने के आखिरी 15 दिनों में। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाइए। जरूर। इसे ऐसे समझते हैं जैसे दो ट्रेनें दिल्ली से मुंबई जा रही हैं। ट्रेन ए सुबह 6 बजे चलती है और ट्रेन बी शाम 6 बजे। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। ठीक है। लेकिन दोनों ही सूरत स्टेशन पर रात 10 बजे ही पहुंचेंगी। उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, लेकिन बीच के स्टॉप्स का टाइम फिक्स्ड है। सही बात है। त्योहार उन फिक्स्ड स्टॉप्स की तरह हैं।
भाद्रपद का शुक्ल पक्ष वो सूरत स्टेशन है, जहां दोनों कैलेंडर सिस्टम एक ही समय पर पहुंचते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी पूरे देश में एक ही दिन मनाई जाती है, भले ही किसी के महीने की गिनती 15 दिन आगे हो या पीछे। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? जब हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो इसका हमारी मॉडर्न जिंदगी से क्या लेना देना? मतलब हम सब गूगल कैलेंडर्स और स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, तो क्या ये लूनर सिस्टम सिर्फ एक एकेडमिक बात रह गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि ये सिर्फ गांव देहात की बात नहीं है। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज भी यही सिस्टम असल जिंदगी में फॉलो होता है। अच्छा। इसका असर बहुत गहरा है और शायद हम रोज इस पर ध्यान भी नहीं देते। घर में कोई पूजा रखवानी हो, शादी का मुहूर्त निकालना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या गृह प्रवेश करना हो, हाँ, सब कुछ पंडित जी पंचांग देखकर, यानी इसी लूनर कैलेंडर के हिसाब से बताते हैं। अच्छा। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि 15 जुलाई को पूजा है। वो कहेंगे सावन के पहले सोमवार को या अष्टमी की तिथि को। सही बात है। ये सिर्फ धर्म या परंपरा नहीं है, ये हमारे वो क्या कहते हैं, कल्चरल डीएनए का हिस्सा बन चुका है। सही बात है। स्टूडेंट लाइफ में भी देखो, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे त्योहारों की लाइन लग जाती है। हाँ, बिल्कुल। पहले जन्माष्टमी आती है, फिर गणेश चतुर्थी, फिर पितृपक्ष का थोड़ा शांत समय आता है, फिर नवरात्रि का उत्साह, दशहरा और फिर दिवाली का क्लाइमैक्स। ये पूरी लय चांद के हिसाब से ही तो तय होती है। हाँ। हमारा सोशल कैलेंडर आज भी इसी लूनर साइकिल के इर्द गिर्द घूमता है। हम भले तारीखें गूगल से देखते हो, पर जिंदगी का फ्लो तो चांद ही तय कर रहा है। और ये सिर्फ त्योहारों और निजी समारोह तक सीमित नहीं है। भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। बिल्कुल। फसल कब बोनी है, कब काटनी है, ये सब भी पुराने जमाने में चांद की चाल और मौसम देख के तय होता था। पूर्णिमा के आसपास की रातों में रोशनी ज्यादा होती होगी, तो काम करने में आसानी होती होगी। बिल्कुल। तो किसानों को रात में भी खेतों में काम करने में आसानी होती थी, जैसे सिंचाई करना या फसल की कटाई। अमावस्या के आसपास जब अंधेरा होता है तो कुछ खास तरह के कीड़े मकोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो किसान उस हिसाब से अपनी फसलों का बचाव करते थे। अच्छा। तो ये सिस्टम हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की नींव में रहा है। इसने हमें प्रकृति के साथ एक लय में रहना सिखाया है। मतलब ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक तरह का प्राचीन विज्ञान है जो प्रकृति के साइकिल से जुड़ा हुआ है। ये बात तो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, खासकर जब हम सस्टेनेबिलिटी और नेचर के साथ तालमेल की बात करते हैं। बिल्कुल। और इसका असर हमारे समाज के हर हिस्से पर है। मछुआरे चांद को देखकर ज्वार भाटे का अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या पे हाई टाइड सबसे ज्यादा होती है। कई छोटे शहरों और गांवों में आज भी बाजार एकादशी या अमावस्या के हिसाब से लगते हैं या बंद होते हैं। ये हमारी कलेक्टिव चेतना में इतना रच बस गया है कि हम इसे नोटिस भी नहीं करते। तो बेसिकली ये जो अमांत और पूर्णिमांत का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कैलेंडर के दो वर्जन नहीं है। नहीं, ये हमें एक बड़ी बात सिखाता है। ये बताता है कि एक ही चीज को देखने और समझने के कई तरीके हो सकते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही और पूरे होते हैं। एकदम सही। कोई उजाले से शुरुआत को शुभ मानता है, तो कोई रोशनी के शिखर पर पहुंचकर शांत होने को। अंत में दोनों एक ही साइकिल को पूरा करते हैं, एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल क्वर्क नहीं है, बल्कि ये भारत की उस फिलॉसफी को दिखाता है जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। ये प्लूरलिज्म हमारे कैलेंडर में ही कोड किया हुआ है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक संस्कृति कई दृष्टिकोणों के साथ सहज हो सकती है। अलग अलग समुदाय समय को लेकर अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं और फिर भी त्योहारों के एक साझा धागे में बंधे रहते हैं। सही बात है। ये कैलेंडर खुद में अनेकता में एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। यह हमें बताता है कि एक ही सच तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं और कोई भी रास्ता दूसरे से कम या ज्यादा नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम एक ग्लोबल डिजिटल कैलेंडर पर जीते हैं, जहां हर किसी के लिए दिन एक ही तरह से शुरू और खत्म होता है, तो क्या हम समय को महसूस करने का कोई ज्यादा बारीक, ज्यादा नेचुरल तरीका खो रहे हैं? वो लय जो हमें चांद और मौसम से जोड़ती थी, क्या वो कनेक्शन अब कमजोर पड़ रहा है? ये एक गहरा सवाल है। टेक्नोलॉजी ने हमें एफिशिएंसी दी है, लेकिन शायद वो एक रूपता भी लेकर आई है। लूनर कैलेंडर की खासियत ये थी कि वो आपको हर दिन याद दिलाता था कि आप प्रकृति के एक बड़े चक्र का हिस्सा हैं। सही है। चांद का घटना बढ़ना सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि वो आपके महीने, आपके काम और आपके उत्सवों का मार्कर था। शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उस कनेक्शन को फिर से खोजने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही छोटे तरीकों से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।